राजस्थान वीडियो की क्लास में आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान में भूमि एवं जल। और आप सभी को पता है ये जो टॉपिक है ये भी आपके राजस्थान वीडियो के सिलेबस में लगता है, ठीक है ना। राजस्थान में भूमि एवं जल। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं उन विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूँगा जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल पर विजिट करोगे ना तो आप इस चैनल से कुछ ना कुछ लेके जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो इससे पहले मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखवा देता हूँ। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से जानिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 22 मार्च को वैश्विक जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पूरे विश्व लेवल पर मनाया जाता है। यदि बात करें भारत की, तो भारत में 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 अप्रैल के दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, ठीक है ना। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जल संरक्षण में योगदान को देखते हुए 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आगे का जो बिंदु है वो है भारत के मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। जल मात्रा या मापन की इकाई घन मीटर या फिर हेक्टेयर मीटर है, यानी कि जल की मात्रा को घन मीटर या हेक्टेयर मीटर में मापा जाता है, ठीक है। बात करें आगे का बिंदु है अहमदाबाद की अड़ालज बावड़ी को जल मंदिर कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करो तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना। अगला जो अपना बिंदु है वह है प्रत्येक व्यक्ति को जल उपभोग जो है 50 लीटर पर डे करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे हमको भविष्य में जल की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। आगे का जो बिंदु है वो है पृथ्वी की 71% जो है जल है और 29% जो है थल है, यानी कि पृथ्वी पर 71% तो क्या है जल और 29% क्या है थल है, ठीक है ना। आगे का जो बिंदु है वह है जल का अधिकांश भाग समुद्रों में तथा महासागरों में जमा हुआ है। इसमें समझाने वाला एक भी बिंदु नहीं है, सारे का सारा रटने वाला पॉइंट है भाई। जहाँ पर समझाने की बात आएगी मैं ऑटोमेटिक समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। बात करें लवणता क्या होती है। 1000 ग्राम या फिर 1 किलो जल में मौजूद लवणता की मात्रा क्या कहलाती है, लवणता कहलाती है। मौजूद लवणों की मात्रा है, इसको लवणता मत करना, लवण करना, ठीक है ना, लवण की मात्रा। बात करें मृत सागर क्या होता है। देखिए मृत सागर समझिए, जो मृत सागर है वो इजराइल में स्थित है। इजराइल एक देश है जो कि एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर बात करें भारत की, तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, समझ में आ गया। तो इसका जो लवणता है वो कितना है, 340 ग्राम प्रति लीटर इसकी लवणता है। लवणता इतनी अधिक होने का कारण क्या समझिए। इसमें लवणता अधिक होने के कारण इसका जो पानी का घनत्व है वो कैसा है, सघन है। अब पानी का घनत्व सघन है तो इसमें क्या होता है, इसमें यदि आप कोई वस्तु फेंकते हो, कोई वस्तु क्या करते हो फेंकते हैं, तो वो वस्तु क्या होती है, तैरने लगती है। यदि कोई व्यक्ति इसमें जाता है तो वो व्यक्ति कैसा होता है, तैरने लगता है, वो डूबता नहीं। यदि कोई व्यक्ति इसमें सुसाइड करने के उद्देश्य से गया ना डूबने, तो वो डूबेगा नहीं भाई, वो क्या हो जाएगा, तैरने लग जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। अब इसको मृत सागर क्यों कहते हैं, मृत सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लवणता बहुत अधिक है। यदि आप इसमें तैरने भी जाते हो ना तो लवणता के कारण आप जैसे सपोज करो 1 से 2 घंटे अगर इसमें रहोगे तो आपके जो शरीर का जो बॉडी है वो डैमेज होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी जो है डैमेज होने लगता है, इसलिए इसको मृत सागर कहा जाता है। इसमें ऑटोमेटिक ये क्या करता है, गला देता है बॉडी को, ठीक है ना, सबसे अधिक लवणता होने के कारण। अगला बिंदु है जल का वितरण। तो जल का वितरण ये सारे के सारे आंकड़े दिए हुए हैं, इनको याद कर लेना, वीडियो में सर्वाधिक आंकड़े पूछता है। किस किस हिसाब से दिए हुए हैं समझिए। महासागरों में जो जल विद्यमान है वो 97.3% महासागरों में बर्फ के रूप में जमा हुआ है 2%। भूमिगत जल है 68% मतलब 0.68, और झीलों का एलाबर्ट जल है 0.009, स्थलीय समुद्र वाला 0.009, वायुमंडल वाला 0.009, नदियों में 0.001 और कुल जल है 100%। समझ में आएगा। ये सारे के सारे आंकड़े याद कर लेना, वैसे इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, समझाने का टॉपिक आएगा तो मैं ऑटोमेटिक समझा दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे अब पढ़ते हैं जल की अवस्था। तो जल की अवस्था कितनी होती है, 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है समझ लीजिए। ठोस अवस्था आपको बर्फ के रूप में जल मिलेगा। द्रव अवस्था हुई तो आपको भूमिगत जल, नदियों वाला जल, तालाब के रूप में आपको जल मिल जाएगा। गैस अवस्था अगर होती है जल की तो वो आपको वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं भौमजल क्या होता है। देखिए भौमजल को समझिए। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर धरातल के नीचे स्थित सेलों में पाए जाने वाला जल, अर्थात धरातल से जितनी गहराई पर सेलों को जल से परिपूर्ण संतृप्त देखा जाता है तो वह भौमजल स्तर कहलाता है, तथा इसके नीचे जो जल होता है उसको भौमजल कहते हैं। समझिए इस चीज़ को, मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल समझाना पड़ेगा। समझिए ये तो हो गई आपकी पृथ्वी का धरातल, ठीक है ना, ये पृथ्वी का धरातल हो गया। तो इसके नीचे क्या है, ये भूमिगत सेल हैं, क्या है सेल। तो ये तो हो गया भाई आपका धरातल, क्या हो गया धरातल, ये हो गया आपकी सेल है, ठीक है ना, ये हो गई आपकी सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से बरसात होगी धरातल पर, बरसात होने लगी धरातल पर। जब बरसात होने लगेगी तो ये जल होगा धीरे धीरे इनका रिसाव होने लगेगा। जब रिसाव होने लगेगा तो ये जो बीच वाली भूमि है ना ये हो जाएगी नम। कैसी भूमि हो जाएगी, नम। तो ये भूमि जब नम हो जाएगी तो यहाँ से जो सेल इकट्ठी हुई हैं तो इन सेलों में क्या होगा, ये जल धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। इकट्ठा होने लग गया तो यहाँ पर एक स्तर बन जाता है किसका, सेलों का प्लस जल का। सेल हो गई और प्लस जल इकट्ठा हुआ इनसे, तो सेल और जल का क्या हो गया,
एक स्तर बन गया, इसको बोलेंगे भौम जल स्तर। क्या बोलते हैं? भौम जल स्तर। अभी हम इसको भौम जल नहीं कह सकते, अभी ये स्तर बना है। क्या बना है? स्तर बना है, इसलिए हम इसको भौम जल स्तर कहेंगे। अभी आगे का पॉइंट देखने लायक क्या है, अब इस भौम जल स्तर के नीचे ये जो जल जमा हुआ है सेलों के नीचे, ये धीरे धीरे यहाँ से आएगा और यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाएगा, मतलब ये जल के रूप में, प्योर जल के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो प्योर जल के रूप में इकट्ठा हो जाता है तो इसको बोलते हैं भौम जल। इसको क्या बोलते हैं? भौम जल। और इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? इस वाले हिस्से को इसको बोलते हैं भौम जल स्तर। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? आपका नम कहलाता है। और ये आपका हिस्सा क्या है? धरातल कहलाता है। समझ में आ गया होगा। ऐसी कोई ज़्यादा गहराई वाली चीज़ नहीं है, वैसे मैंने इसको समझा दिया, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। और भौमजल स्तर 1 मीटर की कम गहराई पर भी देखने को मिल सकता है और इसमें अनेक मीटर की गहराई पर भी देखने को मिल सकता है। समझिए, ये आपका धरातल है, तो आप इसके 1 मीटर तक खुदाई करोगे तो आपको भूमि का जल देखने को मिल सकता है कि बहुत जगह होता है जहाँ से 8 से 10 फुट खोदते हैं। आज भी बहुत सी जगह ऐसी विद्यमान है जहाँ पर 8 से 10 फुट खोदने पर ही जल मिल जाता है। और गहराई की अगर बात करें तो आप चावली 50 से 60 फुट खोद लीजिए, 150 से 200 फुट खोद लीजिए, तब भी आपको क्या नहीं मिलेगा? भूमि का जल नहीं मिलेगा, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है। तो भरतपुर धौलपुर में भी ये देखने को मिल जाता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। बात करें अगला है भूमिगत जल की परिपूर्ति अंतःस्यंदन प्रक्रिया से होती है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या मैंने आपको बताया था? ये क्या है? आपका धरातल। धरातल के नीचे ये क्या होता है? रिसाव होता है। ये जो भूमि होती है नम होती है। कैसी होती है? नम होती है। नम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है? पानी का रिसाव हो रहा है। क्या हो रहा है? पानी का रिसाव हो रहा है। तो ये जो रिसाव वाली प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं अंतःस्यंदन की प्रक्रिया। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं अंतःस्यंदन की प्रक्रिया, मतलब भूमि में जल का धीरे धीरे रिसाव होना, ठीक है। आगे बात करें वो है जलभर। जलभर किसको कहते हैं? भूम जल में भूमि का जल भंडार मिलना। इसको क्या कहा जाएगा? जैसे सपोज कीजिए आपने किसी ने बोरवेल खुदवाया तो उसमें भूमि का जल भंडार देखने को मिल गया, मतलब इतना जल भंडार देखने को मिल गया कि आपका अच्छा खासा जो बोरवेल है वो सक्सेस हो गया, तो उसको बोलेंगे जलभर वाली स्थिति, ठीक है ना। अगला जो बिंदु है अपना वह है भूमि का जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक। तो समझिए भूमि का जल स्तर इतना प्रभावित क्यों हो रहा है। देखिए, आपको बात करें 50-60 साल पहले की, तो लगभग 8 से 10 फुट खुदाई करते थे तो हमको भूमि का जल देखने को मिल जाता था। और बात करें 20 साल पहले की, तो 50-60 फुट पर खुदाई करने पर भूमि का जल देखने को मिल जाता था। लेकिन अगर बात करें वर्तमान स्थिति की, तो लगभग 150 से 200 फुट खुदाई करते हैं तो तब भी हमको क्या नहीं मिलता है? भूमि का जल स्तर देखने को नहीं मिलता है, मतलब भूमि का जल मिलता ही नहीं है, इतना स्तर नीचे चला गया है, ठीक है ना। लगभग 300 फुट तक हमको बोरवेल लगवाने पड़ रहे हैं। आज ऐसी सिचुएशन हमको सामना करनी पड़ रही है, ठीक है। बात करें भूमि का जल स्तर के कारक कौन कौन से? एक तो वर्षा की कमी, जो उसकी वजह से भूमि का जल स्तर सर्वाधिक नीचे चला गया है। दूसरा, जनसंख्या की वृद्धि, ये तो सभी में चलता है, कॉमन हो गया है तो जनसंख्या की वृद्धि। तीसरा, औद्योगिक एवं कृषिगत गतिविधियाँ। क्यों? देखिए, उद्योगों में सर्वाधिक जो है पेयजल का उपयोग किया जाता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, पेयजल का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा है ना, उसको भी किसमें? नदी नालों में बहा दिया जाता है, और जो सीधे जाकर के नदियों में मिलता है, जो पेयजल वाली नदियाँ हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से वो जल हो रहा है दूषित, और जो दूषित हो रहा था हम उसको पीने लायक नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमको बोरवेल लगवाने पड़ते हैं। बोरवेल की वजह से भूमि का जल स्तर क्या हो रहा है? नीचे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? नीचे बढ़ रहा है। समझ में आ गया। और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से औद्योगिक गतिविधियां जिसको प्रभावित कर रही हैं। केमिकल रसायनों की वजह से जो है जल का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तीसरा है वनोन्मूलन। चौथा क्या है? वनोन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई हो रही है जिसकी वजह से पानी का रिसाव होने के लिए, देखो पानी यदि रिसाएगा तो कुछ ना कुछ जगह पर वो ठहरना चाहिए, कुछ ना कुछ दिन, तो ठहरेगा तभी तो रिसाव होगा। लेकिन वनों का उन्मूलन हो रहा है, तो वनों का उन्मूलन हो रहा है तो बरसात की हो रही है कमी, बरसात की कमी हो रही है। दूसरा पॉइंट, वनों की वजह से पानी जो था ठहरता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लगता था, लेकिन अभी जो है पानी ठहरता ही नहीं है, दूसरी जगह पहुँच जाता है। तो इस तरह से वनोन्मूलन जो है भूमि का जल स्तर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल रिसाव के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी हो रही है, मतलब जो जल रिसाव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बरसात ही नहीं हो रही है, इसलिए जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर क्या हो रहा है? कमी हो रही है, ठीक है ना। अगला जो बिंदु है अपना वह है जल प्रबंधन या जल संरक्षण। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? समझिए, जल का भविष्य को देखते हुए उचित उपयोग करना जल संरक्षण कहलाता है, या फिर जल को सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? जल संरक्षण कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, परंपरागत विधियों के द्वारा और आधुनिक विधियों के द्वारा। हम दोनों प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन इससे फिर हम कुछ नोट मैंने आपके लिए लिखा दिया है, कुछ सामान्य जानकारी वो पढ़ लीजिए। देखिए, एक है पश्चिमी राजस्थान के लोग मधुमक्खियों से जल संग्रहण करना सीखे हैं। किससे? मधुमक्खियों से। क्यों? क्योंकि जो मधुमक्खी होती है वो अपने छाते के लिए क्या करती है? बूंद बूंद करके शहद इकट्ठा करके उस छाते में जमा कर देती है। किसमें? उस छाते में जमा कर देती है। इसी प्रकार से पश्चिमी राजस्थान के लोग क्या करते हैं? बूंद बूंद जल को इकट्ठा करते हैं और अपने टैंकों में जमा कर लेते हैं, या फिर उनकी जो झालर उन्होंने बना रखी होती हैं उनमें उनको जमा कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं गुजरात के बारे में। देखिए, एक थोड़ा सा तथ्य है, इसको समझ लीजिए।
गुजरात के कच्छ क्षेत्र के भुजपुर नामक जगह पर क्या हुआ, जल की किल्लत हो गई थी, जिसको देखते हुए वहां के लोगों ने एक गैर सरकारी संगठन बनाया और जिसकी वजह से क्या हुआ, रुकमती नदी को और उसकी सहायक नदियों पर क्या किया, 18 चेक डैम बांध बना लिए। कितने, 18 चेक डैम उन्होंने बांध बना लिए। तो इससे क्या फर्क पड़ा, इससे यह फर्क पड़ा जिसके कारण अंतर सिरवड़ की दर बढ़ गई और उसके जो जल भर थे उनकी क्या हो गई थी, पूर्ति हो गई थी। अब समझिए इसकी पूर्ति कैसे हो गई थी। जिस गांव में उन्होंने 18 चेक डैम बांध बनाए थे, सपोज कीजिए ये इसका भोजपुर नाम का एक जगह है, इसमें एक बांध यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरह से उन्होंने 18 बांध बना दिए थे। जब ये 18 बांध बनाएंगे तो इनसे पानी रिसना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। जब पानी रिसना शुरू हो जाएगा तो इनके जो किसकी दर थी, अंतर सिरवड़ की दर, मतलब मैंने आपको बताया ना सिरवड़ करना, तो अंतर सिरवड़ की दर क्या हो गई, दर हो गई अधिक। दर अधिक होने की वजह से क्या हुआ, इनके जो जल भर थे, उनके क्या थे, जो जल भर थे उनकी पूर्ति हो गई, मतलब उनके भूमिगत जलों की क्या हो गई, पूर्ति हो गई। ये जो घटना है 1989 की घटना है, ठीक है ना। तब की घटना है 1989 की। किस जगह पर हुई थी, कच्छ, गुजरात के कच्छ में भोजपुर नामक जगह पर हुई थी। आगे की है, एलाहाबाद जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे। एक तो होता है लवणीय जल, कौन सा होता है, लवणीय जल, जो कि आपको समुद्र महासागरों में देखने को मिलता है। एक होती है एलाहाबादी जल। एलाहाबादी जल के स्रोत मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें भी भ्रमित हो जाते हैं। देखिए एलाहाबाद मतलब पीने वाला जल, यानी कि पेयजल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से उसके स्रोत समझिए, नदी, ताल और हिमनद। हिमनद को भी पेयजल की श्रेणी में रखा जाता है। सोते भी होते हैं और भौम जल इसका मेन उदाहरण है, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। बात करते हैं जल शोधन क्या होता है। जल शोधन समझिए क्या होता है। जल शोधन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले पेयजल के कुछ स्रोत ऐसे होते हैं जिनके कारण प्राप्त जो जल होता है वो लवण युक्त या फिर निलंबित कण युक्त या फिर सूक्ष्म जीवाणु युक्त होता है, जो बहुत हानिकारक होते हैं। इनको जो है जल से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल शोधन कहलाती है। मतलब इन सभी कीटाणु, जीवाणु और सूक्ष्म जीवों से जल को क्या करना है, हमें साफ करना है। ये साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। तो जल शोधन की प्रक्रिया कई होती है, मैं आपको बाद में करवा दूंगा। तो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं परंपरागत विधियां कौन कौन सी थी और जो हमारी जो आधुनिक विधियां कौन कौन सी थी, किसकी, जल संरक्षण की। और ये टॉपिक जो है मेन है क्योंकि जल संरक्षण की आधुनिक विधियां और परंपरागत विधियां कौन कौन सी हैं, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है ना। पर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी जो प्रमुख योजना जल संरक्षण से संबंधित कौन कौन सी योजना चली थी, वो योजना क्या है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा चैप्टर लेंदी हो जाएगा, इतना भी लेंदी नहीं होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे भूमि वाला चैप्टर। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसमें खड़ीन क्या है। देखिए इसका जो प्रचलन है वो 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था इसका प्रचलन, ठीक है ना। यह एक बहुउद्देशीय परंपरागत तकनीक है। जैसलमेर में 5 से छोटी बड़ी खड़ीन टोटल विकसित हो चुकी हैं, जिनसे 1300 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। कितने हेक्टेयर भूमि पर, 1300 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। मैं आपको बता दूं खड़ी की संरचना कैसी होती है। एक तरह से सपोज कि खेत है और उस खेत के 3 तरफ तो क्या होता है, 2 तरफ तो होती है भाई, इधर माटी की दीवार होती है, किसकी, माटी की दीवार होती है, इधर मिट्टी की होती है और इधर जो होती है वो होती है किसकी, पत्थरों की दीवार होती है। और लगभग कितनी ऊंची होती है, मैंने इनके बारे में लिखा दिया है, पूरा समझिए खड़ीन के बारे में। देखिए वर्तमान में इराक जो है इस खड़ीन की प्रक्रिया को अपना रहा है और खड़ीन क्षेत्र का विस्तार 5 से 7 किलोमीटर तक के एरिया में हो सकता है, एक खड़ीन क्षेत्र का विस्तार, ठीक है ना। इसका जो पाल है, मतलब इसकी जो दीवार है मैंने आपको बताई थी ना, वो 2 से 4 मीटर ऊंची हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया था मिट्टी की होती है तो एक होती है पत्थर की, ठीक है। इसकी तकनीक जो है बंजर भूमि की कृषि, जो इस तकनीक के द्वारा क्या किया जा सकता है, ये बड़ा मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आ सकता है किस तकनीक के द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है, तो खड़ीन की विधि के द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है, याद रखना। तो इस तकनीक के द्वारा बंजर भूमि को भी कृषि योग्य बनाया जा सकता है। आगे का पॉइंट क्या है, एक खड़ीन से पानी दूसरी खड़ीन में निकाल करके नम भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है। क्या किया जाता है समझिए, खड़ीन इस प्रकार से बनाई जाती है, सपोज एक खड़ीन तो ये बना दी और एक खड़ीन में ये बना दी, ठीक है ना। तो इसकी ऊंचाई इस प्रकार से निर्धारित की जाती है, यदि इसमें पानी अधिक बढ़ जाता है तो इसको हम इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो हो गया ऊंचाई के हिसाब से। लेकिन जब हमको खेती करने का उद्देश्य हमको देखना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, इसे सपोज कि ये खड़ीन है तो इस खड़ीन के सारे पानी को इधर ट्रांसफर कर देंगे। जब इधर ट्रांसफर कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, मिट्टी नम रह जाएगी, नम मिट्टी रह जाएगी, गीली मिट्टी जिसको बोल सकते हैं आली मिट्टी, तो वो रह जाएगी। तो उस खेती पर हम किसकी वो करते हैं, उस जगह पर हम गेहूं की खेती करते हैं, ठीक है ना। किसकी खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं। खड़ीन के नीचे ढलान क्षेत्र पर कुआं बनाया जाता है जिसमें पानी जिस करके आता है और वह पीने लायक होता है। समझिए ये हो गई आपकी खड़ीन, ये हो गया आपकी खड़ीन। तो इसके नीचे ये ढलानी क्षेत्र हो गया, तो ढलानी क्षेत्र पर बनेगा कुआं। क्या बनेगा, कुआं। तो एक कुआं बना दिया, तो कुआं बनाने में क्या होता है, तो यहाँ से पानी रिस के आता है इसकी जड़ों से, मतलब खड़ीन से। तो इस कुएं में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जब इकट्ठा हो जाता है तो इस पानी को किसके रूप में लेते हैं, पेयजल के रूप में लोग ले लेते हैं। ये जैसलमेर में सर्वाधिक देखने को मिलता है और जैसलमेर में लगभग 500 खड़ीन आज भी वर्तमान में विकसित हो चुकी हैं, ठीक है ना।
अगला बिंदु है टांका या कुंड। देखिए टांका या कुंड क्या होता है। राजस्थान के रेतीले क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाए जाते हैं। विशेषतः पेयजल के लिए इनका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म भूमिगत सरोवर इनका दूसरा नाम है। निर्माण मिट्टी से भी किया जाता है और सीमेंट से भी इनका निर्माण किया जाता है। ये किलों में, घरों में, छत पर, खेतों में और आंगनों में सभी जगह बनाए जा सकते हैं। समझ में आ गया। समझिए, ये ज़्यादातर समझने वाला पॉइंट नहीं है क्योंकि आप सभी के घरों में ये कुंड देखने को मिल जाएंगे। अगर शहर का मुझे पता नहीं, लेकिन गांव में ज़्यादातर लोगों के घरों में इस तरह से कुंड देखने को मिल जाते हैं। वैसे अगर सबसे अधिक संख्या में बात करें तो ये पश्चिमी राजस्थान में, यानी कि जैसलमेर, जोधपुर, जालौर वाले क्षेत्रों में या बाड़मेर वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। कुंड वही होते हैं जिनमें पानी भर दिया जाता है या बोरवेलों से पानी मंगा लेते हैं। वैसे तो लोग क्या करते हैं, टैंकरों से पानी मंगा लेते हैं और फिर इनमें पानी भर दिया जाता है और ऊपर से इनमें ढक्कन लगा कर ढक दिया जाता है। ठीक है ना, इनको कुंड कहते हैं। अगला जो बिंदु है वह है अपना नाड़ी। नाड़ी क्या होता है, ये एक प्रकार की पोखर है जो कि वर्षा जल संग्रहण के काम आती है। ज़्यादातर जो है जोधपुर की तरफ देखने को मिलती है। पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक गांव में नाड़ी देखने को मिल जाएगी आपके लिए, यानी कि जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर वाला एरिया इसकी बात कर रहा है। वहीं रेतीले मैदानों में 3 से लेकर के 12 मीटर तक इसकी जो है गहराई हो सकती है। कितनी? 3 से लेकर के 12 मीटर तक इसकी गहराई हो सकती है रेतीले मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है ना। बात करें जल निकासी के लिए इसमें व्यवस्था होती है। जल निकासी के लिए व्यवस्था कैसे होती है? सपोज कीजिए ये हो गई आपकी पोखर, तो पोखर के पास में एक जगह पर एक छोटा सा और बनाया जाता है हिस्सा, जिसको बोलते हैं नेहटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नेहटा बोलते हैं। ये नेहटा नाम की जगह ये वो बनाई जाती है, छोटी पोखर समझ लीजिए। नेहटा नाम की छोटी पोखर बनाई जाती है। जब इसको खाली करना होता है ना, तो जब इसको खाली करना होता है तो ये पूरा पानी इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये पूरा पानी इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। समझ में आ गया। तो इस नेटा में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है और जल निकासी के लिए इसमें व्यवस्था होती है। ये पानी 10 माह तक चलता है और ये भू सतह पर बनाया हुआ खड्डा होता है। समझ में आ गया। अगला जो बिंदु है वो है अपना टोबा। टोबा क्या होता है? नाड़ी के समान आकृति वाला होता है, नाड़ी से अधिक गहरा होता है। नाड़ी होती है 3 से 12 मीटर गहरी, ये इससे अधिक गहरा होता है। ठीक है। और ये कहाँ पर बनाया जाता है? ये उस भूमि पर बनाया जाता है जिसकी संरचना कैसी होती है? सघन होती है। सघन मतलब उसमें पानी का क्या नहीं होना चाहिए? उसमें पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। यदि पानी का रिसाव हो गया तो पानी उसमें ठहरेगा नहीं। पानी ठहरेगा नहीं तो क्या होगा? पानी अंदर चला जाएगा, भूमिगत जल बन जाएगा। तो इसलिए ऐसी जगह पर इनको बनाया जाता है जहाँ पर सघन संरचना होती है भूमि की। गांव की जनसंख्या के अनुसार ये बनाए जाते हैं कि गांव की कितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से, यदि ज़्यादा जनसंख्या तो ज़्यादा टोबा बनाए जाते हैं। और बात करते हैं, अगला बिंदु है प्रत्येक जाति के लोग अपने अपने टोबा पर झोंपड़ी या फिर कच्चा घर बना लेते हैं और वर्षा का जो इसमें पानी होता है वो वर्ष भर इसमें पानी भरा रहता है। तो इसमें जो पानी एकत्रित होता है वो वर्ष भर इसमें भरा रहता है। ठीक है ना। अगला बिंदु है वह है झालर, और झालर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में, क्योंकि आज का जो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जाकर के। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।